मिला टाइम्स में खुश आमदीद। भारत और बांग्लादेश के हालात लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इन दिनों बांग्लादेश के एक लीडर ने जिस तरह की धमकी दी है भारत को, उसकी वजह से मामला और ज़्यादा ख़राब हो चुका है। हालात बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुके हैं। बांग्लादेश के एक लीडर ने भारत की 7 राज्यों को, भारत के 7 स्टेट को अलग करने की धमकी दे दी है, उस पर कब्ज़ा करने का दावा कर दिया है और ये सबसे बड़ा मामला बन गया है। और इसके जवाब में अभी तक सिर्फ हेमंता बिस्वा शर्मा ने बोला है। भारत की तरफ से जिस तरह बांग्लादेश को जवाब देना चाहिए था उस तरह का जवाब नहीं दिया गया है। शेख हसीना का मामला भी बढ़ता जा रहा है और बांग्लादेश ने इस मामले को बहुत बड़ा इशू बना दिया है। सरकार की मुश्किलें भी बढ़ने लगी है। उधर बांग्लादेश में चुनाव की तारीख का ऐलान भी हो गया है। बांग्लादेश की जमात इस्लामी को लगातार वहां अहमियत मिल रही है। जमात इस्लामी की स्टूडेंट्स यूनियन ने अपनी नई पार्टी भी तश्कील दे दी है। पिछले दिनों जिस तरह देखा गया कि पाकिस्तान में जमात इस्लामी का प्रोग्राम था और उस जमात इस्लामी के प्रोग्राम में बांग्लादेश की जमात इस्लामी के सरबराह मौजूद थे, इस तस्वीर ने भी, उस विजुअल ने भी पूरी दुनिया में हंगामा बर्पा किया। ख़ासतौर पर हिंदुस्तान में उस पर बहस भी होती रही। उसके बाद 16 दिसंबर को बांग्लादेश में विक्ट्री डे की परेड के मौका पर, यौम फतह के जश्न के मौका पर जिस तरह नारे लगाए गए भारत के खिलाफ, जिस तरह की परेड की गई, जिस तरह के जुमले कहे गए, उसने मामले को और ज़्यादा हसास और सीरियस बना दिया है। इन तमाम मौज़ूआत को तफसील से इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि इस वीडियो में मैंने नीचे कोलैब किया है पब्लिक फेस को, तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाइए, मिलत टाइम्स की वेबसाइट का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और हमारी मंथली सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लीजिए। और अब बात करते हैं सबसे पहले 7 सिस्टर्स के बारे में। बांग्लादेश में अभी एक नई पार्टी बनी, जिस नई पार्टी का नाम है नेशनल सिटीज़न पार्टी और इस पार्टी को सपोर्ट है बांग्लादेश की जमात इस्लामी का, जिसका पूरा किरदार रहा है शेख हसीना की हुकूमत के ख़ात्मे में, बांग्लादेश में नया इनकलाब लाने में और नई हुकूमत बनाने में। नेशनल सिटीज़न पार्टी के रहनुमा है हसनात अब्दुल्ला। 16 दिसंबर को यौम फतह की परेड के मौका पर, रैली के मौका पर उन्होंने इंडिया को सीधी सीधी धमकी दे दी और कहा कि अगर इंडिया ने हद से तजावुज़ किया तो वो 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे। 7 सिस्टर्स इंडिया के 7 राज्यों को कहा जाता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है। ये 7 स्टेट है जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। और इंडिया का नक्शा अगर आप गौर से देखेंगे तो इन 7 स्टेट में से 4 स्टेट ऐसे हैं जिनकी सरहदें बांग्लादेश से मिली हुई है। बांग्लादेश इन 7 स्टेट के बिल्कुल नज़दीक है और बीच में एक ऐसा इलाका आता है जिसे इंडिया वहाँ पर बहुत कम एरिया में होता है। फिर आगे 7 सिस्टर की तरफ इंडिया का जो रकबा है वो फैल जाता है। ख़ासतौर पर बिहार के सीमांचल का जो इलाका है, यानी किशनगंज का इलाका, उधर नेपाल का इलाका, वहाँ पर एक तरफ चीन, उधर बांग्लादेश, उधर नेपाल है और इंडिया का इलाका वहाँ पर बहुत कम चौड़ा है। उसके बाद फिर 7 सिस्टर्स आ जाते हैं और इंडिया आगे फैलता हुआ जाता है। तो बांग्लादेश के इस लीडर ने धमकी दे दी कि अगर इंडिया ने ज़्यादा हद से तजावुज़ किया, बांग्लादेश के मामले में मुदाखलत की, इंटरनल मामले में इंटरफेयर किया, तो हम 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे। बांग्लादेश में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 7 सिस्टर्स बांग्लादेश का ही हिस्सा है। अब ये जो दावा किया हसनात अब्दुल्ला ने, बहुत ही सीरियस इशू है, बहुत ही बड़ा मामला है। इसके जवाब में आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर बांग्लादेश ने हद से तजावुज़ करने की कोशिश की या 7 सिस्टर्स पर कब्ज़ा करने का दावा किया तो इसका उन्हें पूरी क़ुव्वत के साथ जवाब दिया जाएगा। इंडिया इस तरह के बयान पर खामोश नहीं रहेगा। उधर ये देखा गया कि दिल्ली में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को वजारत ख़ारजा ने तलब किया और उनसे ये कहा कि बांग्लादेश के लीडर्स भारत के ख़िलाफ़ इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं, भारत के ख़िलाफ़ इस तरह की स्पीच क्यों दी जा रही है और बांग्लादेश के जो लीडर्स हैं उनको अपनी ज़ुबान पर लगाम लगाना होगा, इस तरह बोलने का सिलसिला बंद करना होगा। उसके अगले दिन भारत के जो सफ़ीर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूद है, उनको भी बांग्लादेश की वजारत ख़ारजा ने तलब कर लिया और उनसे भी सवालों जवाब हो गया। उनसे पूछा गया कि शेख हसीना को क्यों इंडिया ने पनाह दे रखी है, शेख हसीना को क्यों उनके वतन बांग्लादेश नहीं भेजा जा रहा है। शेख हसीना पर मुकदमा चल रहा है और मुकदमे की सज़ा का ऐलान हो चुका है। मौत की, फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है शेख हसीना को। बांग्लादेश की अदालत में
اور بنگلہ دیش کی حکومت لگاتار مطالبہ کر رہی ہے بھارت کی سرکار سے کہ وہ شیخ حسینہ کو ہمارے حوالے کر دے، اور بھارت کی سرکار نے شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش کو سونپنے سے انکار کر دیا ہے۔ ابھی جو 7 سسٹرز کا معاملہ آ گیا، یہ سب سے زیادہ سیریس اور اہم ہو چکا ہے۔ نارتھ ایسٹ میں انڈیا کے یہ 7 اسٹیٹ ایسے ہیں جن میں سے 4 اسٹیٹ کی سرحدیں ڈائریکٹ بنگلہ دیش سے ملتی ہے۔ ان میں ایک آسام ہے، دوسرا میگھالیہ ہے، تیسرا تریپورہ ہے اور چوتھا میزورم ہے۔ تو ان چاروں اسٹیٹ کی سرحدیں بنگلہ دیش سے ملتی ہے، اور ان چاروں میں یا کہہ لیجیے 7 سسٹرز میں سے کچھ اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں انڈین شہریوں کو جانے کے لیے بھی پرمیشن لینی پڑتی ہے، پرمٹ کارڈ وہاں کی اسٹیٹ ایشو کرتی ہے، تبھی میگھالیہ، ناگالینڈ یا اس طرح کے اسٹیٹ میں آپ جا سکتے ہیں، ورنہ آپ وہاں نہیں جا سکتے ہیں۔ ان 7 سسٹر میں سے تقریباً 4-5 اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں جو مائنورٹی ہے وہ میجورٹی میں ہے، یعنی وہاں عیسائیوں کی اکثریت ہے، جیسے میزورم ہے، منی پور ہے، ناگالینڈ ہے، یہ سب کرسچن میجورٹی اسٹیٹ ہے، اور یہاں مسلمان یا ہندو مائنورٹی میں ہے۔ آسام میں ہندو زیادہ ہے لیکن یہاں مسلمانوں کی تعداد بھی تقریباً 40% ہے، اور کرسچن بھی آسام میں اچھی خاصی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ آسام کا سب سے بڑا ایریا بنگلہ دیش کی سرحد سے ملتا ہے۔ اب بنگلہ دیش نے یہ جو دھمکی دے دی ہے، یہ ایک بہت بڑا معاملہ سامنے آ گیا ہے۔ ان دنوں ہو کیا رہا ہے انڈیا اور بنگلہ دیش کے بیچ میں، اس کو بھی سمجھیے۔ بنگلہ دیش میں 1971 کے بعد تقریباً وہی سرکار رہی ہے جس کے بھارت سے اچھے تعلقات رہے ہیں، اچھے رشتے رہے ہیں، اور بنگلہ دیش سے اچھا رشتہ ہونے کی وجہ سے چین اور پاکستان کو اپنے ایجنڈا میں اس ایریا میں ہندوستان نے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ لگاتار چین کو انڈیا نقصان پہنچاتا رہا، بھارت کو نقصان پہنچاتا رہا۔ خاص طور پر جب شیخ حسینہ پرائم منسٹر تھی بنگلہ دیش کی، تو ان کے اچھے تعلقات ہو چکے تھے انڈیا سے، اور پڑوس کے جتنے ممالک ہیں ان سب میں بھارت کا سب سے اچھا رشتہ بنگلہ دیش سے ہی رہا۔ لیکن جب شیخ حسینہ کی حکومت کے خلاف بنگلہ دیش میں احتجاج ہوا، پروٹیسٹ ہوا، اور اگست 2024 میں بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس نے، وہاں کی جماعت اسلامی نے، وہاں کی عوام نے اقتدار کو اپنے قبضے میں لے لیا، شیخ حسینہ کو اپنا دیش چھوڑ کر بھارت آنا پڑا، تو وہاں ایک نئی حکومت بنائی گئی جو ابھی ایک عبوری حکومت ہے۔ محمد یونس کو وہاں کا پرائم منسٹر بنایا گیا جو امریکہ میں رہ رہے تھے۔ اب بنگلہ دیش میں جو موجودہ نظام ہے، جو موجودہ سسٹم ہے، اس میں شیخ حسینہ، ان کی پارٹی عوامی لیگ اور ان کے گروپ کا کچھ بھی دخل نہیں ہے، بلکہ ان کی پارٹی کے، ان کی حکومت میں جتنے بڑے بڑے لیڈرز تھے، جتنے بڑے بڑے منسٹرز تھے، وہ سب چھپنے لگے، وہ سب گھر کو تالا لگا کر اندر بند ہو گئے، یا کسی نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، کیونکہ ان سب کو لگ رہا تھا کہ اگر عوام نے دیکھ لیا تو پھر ہماری خیر اور خیریت نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کے انقلاب میں وہاں کی جماعت اسلامی کا اہم کردار تھا، وہاں کے اسٹوڈنٹس کا اہم کردار تھا، اور عوام نے بھی اہم رول نبھایا تھا، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ آرمی کو عوام کے سامنے سرنڈر کرنا پڑا، بہت ساری جانیں گئی، بہت سارے لوگوں کی شہادت ہوئی، لیکن شیخ حسینہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، انڈیا نے ان کو پناہ دے دیا۔ اب جو موجودہ حکومت ہے وہ انڈیا کے ساتھ رشتہ بہتر بنانا چاہتی ہے، انڈیا کی حکومت بھی بنگلہ دیش کی حکومت کے ساتھ رشتہ بہتر بنانا چاہتی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی جو موجودہ حکومت ہے وہ انڈیا سے زیادہ پاکستان سے رشتے کو بہتر بنا رہی ہے، وہ چین کے ساتھ اپنے رشتے کو بہتر بنا رہی ہے۔ جماعت اسلامی کا اہم ترین کردار مانا جا رہا ہے نئی حکومت میں، اور اس کی وجہ سے انڈیا کا بنگلہ دیش کے ساتھ رشتہ بہتر بنانا پوسیبل نہیں ہے۔ اب انڈیا کی کوشش یہ ہے کہ دوبارہ شیخ حسینہ بنگلہ دیش کے اقتدار میں آ جائے، ماحول ایسا بنے کہ شیخ حسینہ دوبارہ وہاں پرائم منسٹر بنے، اور بنگلہ دیش اور انڈیا کے تعلقات پہلے کی طرح اچھے رہے۔ شیخ حسینہ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، لیکن دوسرے لیڈرز پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، دوسرے لیڈرز ایسا نہیں چاہتے۔ پچھلے دنوں پاکستان کی جماعت اسلامی نے اپنا ایک بہت بڑا عوامی اجلاس کیا، اور اس اجلاس میں بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کے ذمہ داروں کو بلایا گیا۔ دوسری طرف جب شیخ حسینہ کی حکومت تھی بنگلہ دیش میں تو جماعت اسلامی پر پابندی عائد تھی، پوری آرگنائزیشن بین تھی، اور جماعت کے 10 رہنما کو پھانسی دی گئی، ان کو موت کی سزا سنائی گئی، یا ان کا پورا کیڈر جیل میں بند کر دیا گیا تھا۔ اب بنگلہ دیش میں جو سسٹم ہے اس میں جماعت اسلامی کا انفلوئنس ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو نئی پارٹی بنی ہے نیشنل سٹیزن پارٹی،
तो दरअसल ये बांग्लादेश की जमात इस्लामी की ही पार्टी है। हालांकि बांग्लादेश के अवाम का एक बड़ा तबका है जो जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ है, क्योंकि जब बांग्लादेश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उस वक्त जमात इस्लामी उस आज़ादी के ख़िलाफ़ थी। जमात इस्लामी पाकिस्तानी आर्मी के साथ थी। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। जब 1947 में पाकिस्तान बना, एक नए मुल्क का वजूद अमल में आया, तो उस वक्त पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम था। एक पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और दूसरे को ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान वही पाकिस्तान है जो आज भी मौजूद है, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है, जिसमें लाहौर, कराची है। और ईस्ट पाकिस्तान आज का बांग्लादेश है, जिसकी राजधानी आज ढाका है। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को आप नक्शा उठाकर देख लीजिए तो इन दोनों की आपस में कोई सरहदें नहीं मिलती, कोई रास्ता नहीं। और एक मुल्क से, या कह लीजिए मुल्क के दो हिस्से हैं, तो एक हिस्सा से दूसरे हिस्से में जाने के लिए इंडिया के बगैर पॉसिबल नहीं, या फिर लंबा चक्कर काट कर ही जाना पॉसिबल था। और इसी वजह से जब पाकिस्तान बना तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि ये मुल्क ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकेगा और जल्द ही इस मुल्क के दो टुकड़े हो जाएंगे। और यही हुआ। 1971 में पाकिस्तान दो टुकड़े में तकसीम हो गया। मार्च 1971 में बांग्लादेश की आवाम ने आज़ादी की तहरीक चलाई और कहा कि हम पाकिस्तान के साथ अब नहीं रहेंगे, ईस्ट पाकिस्तान एक अलग मुल्क बनेगा, ये बांग्लादेश बनेगा। पाकिस्तान ने इसकी मुखालफत की और पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को बांग्लादेश भेज दिया और पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश आकर अवाम को, आज़ादी की तहरीक चलाने वालों को मारना शुरू कर दिया, कत्ल करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट में है कि 30 लाख से ज़्यादा लोग इस जंग में मारे गए। लेकिन जो लोग बांग्लादेश की आज़ादी की तहरीक चला रहे थे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद इंडिया की हुकूमत ने, इंदिरा गांधी ने मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया। अमेरिका के सदर रिचर्ड निक्सन की तरफ से इंदिरा गांधी को धमकियाँ दी गई, भारत को धमकियाँ दी गई और कहा गया भारत को पाकिस्तान के इंटरनल मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन भारत ने किया, इंदिरा गांधी ने अपनी आर्मी को बांग्लादेश भेजा, पूरी तरह सपोर्ट किया और उसका नतीजा ये हुआ कि मार्च 1971 में जो आज़ादी की तहरीक शुरू हुई थी, 16 दिसंबर 1971 में वो तहरीक कामयाबी से हमकिनार हो गई और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश में इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया और बांग्लादेश एक नया मुल्क बन गया। ए.के. नियाज़ी उस वक्त पाकिस्तान की आर्मी चीफ के सरबराह थे बांग्लादेश में। उन्होंने हथियार डाल दिया और 90,000 आर्मी थी बांग्लादेश में पाकिस्तान की। इस लड़ाई में इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत मिली और इंडिया ने पाकिस्तान को दो टुकड़े में तकसीम कर दिया। उसके बाद हर साल बांग्लादेश में 16 दिसंबर को यौम फ़तह यानी विक्ट्री डे मनाया जाता है। उसी सिलसिले के तहत ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ 16 दिसंबर 2025 को और बांग्लादेश के लीडरों ने इस तरह की तकरीर भी की है। अब अगले साल यानी 12 फरवरी 2026 में बांग्लादेश में बाज़ाब्ता पार्लियामानी इलेक्शन होगा। 300 सीटों पर वहाँ चुनाव होना है। किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये तय है फ़िलहाल के शेख हसीना की सरकार अब वहाँ नहीं बन सकती, अवामी लीग वहाँ इक़्तिदार में नहीं आ सकती और जिस पार्टी की भी सरकार बनेगी उसके पीछे बांग्लादेश की जमात इस्लामी का हाथ होगा। और जमात इस्लामी का नज़रिया पाकिस्तान से ज़्यादा नज़दीक इंडिया के साथ नहीं है, इसलिए इंडिया इस हुकूमत के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं बना पा रहा है। मोहम्मद यूनुस जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के, उनके एडवाइज़र का बयान BBC ने शाया किया जिसमें कहा गया कि इंडिया और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी मुश्किल में हैं। चीन और पाकिस्तान पर लगाम डालने के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए भारत का बांग्लादेश के साथ अच्छा ताल्लुक़ बनाकर रखना ज़रूरी है और उधर बांग्लादेश की मौजूदा सरकार चीन के साथ अच्छा ताल्लुक़ बना रही है, पाकिस्तान के साथ अच्छा रिश्ता बना रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो दुश्मनी थी, जो लड़ाई थी, वो लड़ाई तकरीबन ख़त्म होती जा रही है और ये इंडिया के लिए सिफारती सतह पर एक बड़ा मसला है, इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी के लिए एक बड़ा इशू है। और इसीलिए इंडिया की कोशिश ये है कि बांग्लादेश में ऐसे हालात बने जिसके ज़रिए बांग्लादेश में दोबारा अवामी लीग की हुकूमत बन जाए, शेख हसीना वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बन जाए, क्योंकि शेख हसीना को इंडिया ने अपने यहाँ पनाह दे रखी है। शेख हसीना को दोबारा जाने का मौका मिलेगा तो यकीनन शेख हसीना को इंडिया के साथ ताल्लुक़ बेहतर बनाना होगा, क्योंकि शेख हसीना को मुश्किल वक्त में भारत ने बचाने का काम किया है। अगर शेख हसीना वहाँ चली जाए तो इसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। उसके अलावा भारत ने
पूरी दुनिया को ये मैसेज भी दिया है कि इंडिया अगर किसी के साथ ताल्लुक़ रखता है तो मुश्किल वक्त में साथ भी निभाता है। शेख हसीना का इंडिया के साथ अच्छा रिश्ता था और जब शेख हसीना पर मुश्किल वक्त आया तो इंडिया ने शेख हसीना को पनाह दे रखी है, अपने यहाँ ठहरा रखा है, मुश्किल वक्त में उसका साथ नहीं छोड़ा है। भारत के साथ, बांग्लादेश के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश में इंडिया ने शेख हसीना को कुर्बान नहीं कर दिया है। तो इंडिया ने पूरी दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया है, अपनी पॉलिसी भी बताई है कि इंडिया बांग्लादेश के सामने या किसी और देश के सामने झुकने वाला नहीं है। और इस सब का जो नतीजा है वो अब आवाम पर पड़ने लगा है, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के अच्छे ताल्लुकात थे, जो दोनों तरफ के लोगों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना था, ट्रेनें चलती थी, बसें चलती है। अब ये सब मुश्किल में है। बांग्लादेश से बड़ी तादाद में लोग इलाज के लिए इंडिया आते हैं, इंडिया के लोग बड़ी तादाद में वहाँ तिजारत के लिए, बिज़नेस के लिए जाते हैं। उसके अलावा मेडिकल टूरिज़म या कह लीजिए मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं तो बड़ी तादाद में बांग्लादेश जाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में कम पैसे में MBBS की डिग्री मिल जाती है। और भी कई मामलों में एक दूसरे के ताल्लुकात है, आना जाना लगा रहा। अब इन तमाम चीज़ों पर बहुत बड़ा असर और फ़र्क पड़ रहा है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए।